हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 15 चैप्टर फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में उल्लिखित शब्द संप्रभु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, इसका तात्पर्य यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी का डोमेनियम है तथा इसे पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। नंबर 2, भारत या तो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है। या नंबर 3, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की संप्रभु स्थिति को सीमित करती है, जहां यह सदस्यता ब्रिटिश राजा रानी को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार करती है। देखते हैं कौन सा आंसर सही है। उत्तर नंबर सी, कथन ए सत्य, भारत को एक संप्रभु इकाई घोषित करके प्रस्तावनापूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देती है। संप्रभु शब्द का तात्पर्य है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का एक निर्भरता है और न किसी एक डोमेनियन है, बल्कि एक स्वतंत्र राज्य है। कथन 2, सत्य, यानी कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत या तो एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या किसी विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का हिस्सा दे सकता है। कथन 3, 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की तथा ब्रिटिश क्राउन को राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचलित पंथ निरपेक्षता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतीक है। नंबर 2, यह अंतर धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य संप्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 3, यह स्थापित धर्मों के कुछ पहलुओं के लिए समान अनादर की अनुमति देता है। अच्छा, बताओ कौन सा सही है, इसमें देखते हैं। कथन यानी कि उत्तर नंबर डी, कथन ए सत्य, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है। कथन 2, भारतीय पंथ निरपेक्षता ने एक ऐसे रूप में एक अलग रूप धारण किया है जो पहले से मौजूद समाज में धार्मिक विविधता और पश्चिम में आए विचारों के मध्य में था। इसने अंतर धार्मिक और विभिन्न धर्मों के मध्य प्रभुत्व पर समान ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय पंथ निरपेक्षता ने समान रूप से दलितों और महिलाओं के हिंदू धर्म के भीतर उत्पीड़न, भारतीय इस्लाम या ईसाई धर्म के भीतर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया तथा आश्वस्त किया कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के अधिकारों के लिए कोई खतरा नहीं खड़ा कर सकता है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। नंबर 3, भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का मिलान उन स्रोतों से करें जिनसे ये लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ब्रिटिश संविधान। नंबर, न्याय का विचार सोवियत संविधान। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान। मौलिक कर्तव्य आयरिश संविधान। कैबिनेट प्रणाली। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखते हैं कौन सा सही है।
उत्तर है बी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि आयरिश संविधान प्रस्तावना में न्याय यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श सोवियत संविधान उपराष्ट्रपति का पद यानी कि अमेरिका संविधान से है और मौलिक कर्तव्य सोवियत संविधान, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 14, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1 यानी कि इनसे पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में के विधायी और कार्यकारी कार्य को अलग किया। नंबर 2, इनसे कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही कथन चुनें। बताओ जल्दी से कौन सा है। आंसर यानी कि उसका उत्तर है बी। कथन असत 1853 का चार्टर अधिनियम पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करता है। इनसे गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में 6 नए सदस्यों की शामिल करने का प्रावधान है। कथन 2 यानी कि सत्य 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विभेद किया। इनसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय बनाया गया। इस प्रकार इनसे दोहरी सरकार की एक प्रणाली स्थापित की। यानी कि इसका आंसर भी सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं है। यानी कि कौन सी विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 यानी कि इनसे प्रांतों में द्विसदनीयता प्रदान की। यानी कि नंबर 2, इसने प्रांतों में द्वैध शासन अपनाने के लिए प्रावधान किया। नंबर 3, इसने 3 सूचियां संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया, जिसमें प्रांतीय सूची के अधिकतम संख्या में विषय थे। यानी कि प्रांतीय सूची में अधिकतम संख्या में विषय थे। देखते हैं नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। बताओ जल्दी से। अच्छा, इसका आंसर यानी कि 1। कथन 1 असत्य इनसे 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनीयता का परिचय दिया है। इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत की विधानसभाओं को एक विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और एक विधानसभा निम्न सदन से युक्त द्विसदनीय बनाया गया है। हालांकि उन पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। कथन 2 असत्य इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इसने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने का प्रावधान किया। कथन 3 अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के संदर्भ में विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए यानी कि 59 विषयों के साथ, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए 54 विषयों के साथ और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषयों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा किया गया था। नंबर 1 यानी कि इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य किया। नंबर 2, इसने ब्रिटेन बुश संस्थान
में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। नंबर 3, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य संकल्प को अपनाया। नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करके सही कथन चुनें। बताओ दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर है सी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की तथा जब यह विधायी निकाय के रूप में मिले तो इसकी अध्यक्षता जी मावलंकर ने की थी। असत्य है इसमें भारत ब्रिटेन बुर्श प्रणाली का सदस्य बन गया था जबकि यह अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था। सत्य यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। नेक्स्ट निम्न यानी कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारतीय क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र शामिल हैं। नंबर 2, 1975 में केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रशासक हैं। नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करके सही कथन चुनें। बताओ। नंबर सी, सही आंसर है सी। भारत के क्षेत्र में केवल राज्य ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और जो क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें भविष्य के किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। राज्य संघीय प्रणाली के सदस्य हैं तथा केंद्र के साथ शक्तियों का विवरण साझा करता है। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। कथन 2 यानी कि 1947 में ब्रिटिश राज्य की समाप्ति के बाद सिक्किम भारत का संरक्षक राज्य बन गया जिससे भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा, बाहरी मामलों और संचारों की जिम्मेदारी संभाली। 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ अधिक सहयोग की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1974 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के सहयोगी राज्य का दर्जा देकर संविधान के तहत राज्य का एक नया वर्ग प्रस्तुत किया। 36वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को सिक्किम का भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाने के लिए लागू किया गया था। यह कभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, किसी को राज्य का दर्जा प्रदान करना या राज्य का दर्जा छीन लेना अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। नंबर 2, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी राज्य के रूप में जाना जा सकता है। नंबर 3, भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बताओ कौन सा आंसर सही है। 1 और 2 यानी कि 2 और 3, 1 और 3 उपरोक्त सभी। देखते हैं नंबर बी, सही आंसर है बी। अनुच्छेद 4 यह घोषणा करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्य के नाम के परिवर्तन के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद
368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के रूप में नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसे कानून एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं। आप उन उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं जहां केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बनाया गया था और राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वे संविधान में संशोधन नहीं थे। नेक्स्ट, बेरोबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने के लिए संसद की शक्ति एक विदेशी देश द्वारा भारतीय क्षेत्र के अधिग्रहण को कवर नहीं करती है। इसीलिए भारतीय क्षेत्र को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके केवल एक विदेशी राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। नतीजतन 9वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान में स्थानांतरित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में निर्णय सुनाया कि भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश द्वारा भारतीय संविधान को अधिग्रहण शामिल नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि भारत में नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारत में जन्म लेने वाले शरणार्थियों के बच्चों को भारतीय नागरिक माना जाता है। या नंबर 2, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो उसके सभी नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। नंबर 3, भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चों और विदेशी शस्त्र जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। बताओ कौन सा आंसर सही है? 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या उपरोक्त सभी। देखते हैं। राइट आंसर है उत्तर नंबर सी। वर्तमान भारतीय राष्ट्रीयता कानून काफी हद तक जन्म सैंग्विनिस का पालन करता है जो कि जस सोली के विपरीत है। कथन 2, यदि कोई भी विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन लोगों को निर्दिष्ट करती है जो क्षेत्र के लोगों में से हैं, वे भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया तो भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चों और विदेशी शस्त्र जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, भारत में चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नंबर 2, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का नाबालिग बच्चा अपनी भारतीय नागरिकता नहीं खोता है। बताओ कौन सा आंसर सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और दोनों, यानी कि न तो 1 और न ही 2।
देखते हैं कौन सा सही आंसर है। राइट आंसर है भारत में चाहे उत्तर नंबर डी, भारत में चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या निवास करते हों, सभी नागरिक पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि भेदभाव की अनुपस्थिति का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है। संसद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुछ नियोजन या नियुक्तियों के लिए एक शर्त या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के रूप में एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास आवश्यक कर सकती है। संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, न कि निवास के आधार पर। आवागमन और निवास की स्वतंत्रता किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के अधीन है। कथन 2, जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता को खो देता है। अच्छा, हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिकता फिर से आरंभ कर सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची के साथ साथ इनर लाइन परमिट शासन वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। नंबर 2, यह अधिनियम भारत में किसी भी देश के उन 6 धर्मों के लोगों के लिए 12 वर्ष के निवास के प्रावधान को शिथिल करके 6 वर्ष करता है। बताओ कौन सा आंसर सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक न ही दो। बताओ। अच्छा, राइट आंसर है एक। नागरिकता विधेयक संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों से संबंधित हैं। यह विधेयक उन राज्यों पर भी लागू नहीं होगा जिनके पास इनर लाइन परमिट शासन है। कथन 2 है, उसके बारे में व्याख्या दी है कि 1955 के अधिनियम के तहत प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए आवश्यकताओं में से एक यह है कि आवेदक को पिछले 12 महीनों के दौरान तथा पिछले 14 वर्षों में से 11 के लिए भारत में रहना चाहिए। संशोधन अधिनियम इस 11 साल की आवश्यकता को समान 6 धर्मों और 3 देशों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 5 साल तक के लिए छूट देता है। नागरिकता अधिनियम 2019 ने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों के अवैध प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करते हुए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से दिसंबर 2014 से पहले उत्पीड़न से भाग गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की किसी अनुसूची में शामिल नहीं है। देखते हैं कौन। नंबर 1, भारत के मुख्य
चुनाव आयुक्त के पद भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान। नंबर 2, मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। नंबर 3, भूमि सुधारों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम। बताओ 1 और 2, नंबर बी केवल 2, नंबर सी केवल 2, नंबर डी 2 और 3। राइट आंसर है ए। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां भत्ते विशेषाधिकार और इसी तरह से संबंधित प्रावधान है। नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति। नंबर 2, राज्यों के राज्यपाल। नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नंबर 4, राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष। नंबर 5, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नंबर 6, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। नंबर 8, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नंबर 9, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कथन 2 यानी कि इसमें दे रखा है छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। कथन 3 यानी कि इसमें लिखा है कि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन तथा अन्य मामलों से निपटारे वाले संसद के कानूनों से संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियम और विनियम शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रवासी नागरिक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, OCI पंजीकृत OCI व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। नंबर 2, पंजीकृत OCI सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत की नागरिकता प्रदत्त अधिकारों का हकदार नहीं होगा। नंबर 3, उनके पास कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में गैर निवासी भारतीयों के साथ समानता नहीं है। बताओ सही आंसर कौन सा है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 उपरोक्त सभी। राइट आंसर है OCI को दोहरी नागरिकता के रूप में माने जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। OCI राजनीतिक अधिकारों को प्रदान नहीं करता है। कथन 2 है, इसकी व्याख्या दे रखी है। भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत भारत के नागरिक को प्रदत्त अधिकारों के हकदार नहीं होंगे। कथन 3, भारत के एक पंजीकृत प्रवासी नागरिक को भारत में आने के लिए कई प्रवेश बहुउद्देशीय जीवनकालीन वीजा दिया जाता है। उसे भारत में किसी भी लंबे प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण से छूट दी जाती है तथा उसे सामान्य गैर निवासी भारतीयों के तरह कृषि, वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में समान अधिकार है, जो मंत्रालय द्वारा समय समय पर विशिष्ट लाभ समता
अधिसूचित किए जाते। भारत की प्रवासी नागरिकता योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित करके प्रस्तुत की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों के प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए प्रावधान प्रदान करती है। जो भारत के नागरिक 26 जनवरी 1950 या उसके बाद या 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे या नहीं, सिवाय जो पाकिस्तान बांग्लादेश का नागरिक रहा है या ऐसे अन्य देश जिन्हें केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रदान निर्दिष्ट करे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और ब्रिटेन द्वारा सरकार के संसदीय रूप को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं साझा की जाती हैं? संसद की संप्रभुता, नंबर 2 दोहरी कार्यकारी और नंबर 3 सामूहिक उत्तरदायित्व, नंबर 4 गणतंत्रवादी प्रणाली। बताओ सही आंसर। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 3 और 4। सही आंसर है बी। ब्रिटिश प्रणाली की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि संसद भारत में सर्वोच्च नहीं तथा एक लिखित संविधान संघीय प्रणाली न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है। कथन 2, दोनों देशों में दोहरी कार्यकारी है। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। दोनों देशों में सामूहिक उत्तरदायित्व है, जहां मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। कथन 4, ब्रिटिश प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है तथा एक लिखित संविधान संघीय प्रणाली न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के कारण सीमित और प्रतिबंधित शक्तियों का आनंद लेती है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर सरकार के संसदीय स्वरूप को वरीयता देने के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? नंबर 1 स्थिर सरकार, नंबर 2 उत्तरदायी सरकार, नंबर 3 शक्तियों का पृथक्करण, नंबर 4 व्यापक प्रतिनिधित्व। नीचे दिए गए कूटों का सही उपयोग करके उत्तर चुनें। 2 यानी कि ए नंबर 2 और 4, बी में है 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 उपरोक्त सभी। बताओ। उत्तर ए सही है। कथन नंबर 1, संसदीय प्रणाली अस्थिर सरकार की ओर ले जाती है। कथन 2, उत्तरदायी सरकार संसदीय प्रणाली का प्रमुख लाभ है। कथन 3, संसदीय प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है तथा इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है। नंबर 4, संसदीय प्रणाली विभिन्न समूहों से व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से स्थापित की गई हैं। नंबर 2,
केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नंबर 3, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के मुख्य उद्देश्य में से एक तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, विशिष्ट प्रवृत्ति की वृद्धि पर रोक लगाना है। नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर 1 ए और 2, 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3। उपरोक्त सभी बताओ। उत्तर नंबर सी सही है। कथन 1, पांचों क्षेत्रीय परिषदें पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिम मध्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी। भारत उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों की समस्याओं से निपटने के लिए की गई। इसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 नामक कानून के तहत स्थापित किया गया था। सत्य, केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कथन नंबर 3, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है। राष्ट्रीय एकीकरण लाना, तीव्र राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद और विशिष्ट प्रवृत्ति की वृद्धि पर रोक लगाना, केंद्र और राज्यों को विचारों और अनुभवों का सहयोग तथा आदान प्रदान करने के लिए सक्षम करना, विकास परियोजना के सफल और त्वरित निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना। यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर लेके आएंगे आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।